हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का पोल साइंस डिसिप्लिन का यूनिट 2 का पार्ट 4 करने वाले हैं। अगर आपने स्वतंत्रता, समानता, न्याय की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम अधिकार करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम अधिकार की अवधारणा पढ़ेंगे कि अधिकार की अवधारणा होता क्या है। इससे पहले हम अधिकार की अवधारणा देखें, पहले हम अधिकार का अर्थ समझ लेते हैं कि अधिकार का अर्थ होता क्या है। तो अधिकारों का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। अभाव मतलब आपको पता है कि अभाव मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। तो अगर अधिकारों की कमी होगी तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास संभव नहीं है, विकास नहीं हो पाएगा। मानव के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है तथा स्वतंत्रता का महत्व तभी है जब मनुष्य उसका उपयोग कर सके एवं राज्य और समाज में उसे मान्यता दे। कि हम स्वतंत्रता का तभी यूज़ कर सकते हैं ना जब हमें उस चीज़ का अधिकार होगा। जब स्वतंत्रता को राज्य की मान्यता मिल जाती है तो वह अधिकार बन जाती है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि अधिकारों की उत्पत्ति राज्य द्वारा होती है, वह तो समाज में पैदा होते हैं, राज्य तो सिर्फ उन्हें मान्यता प्रदान करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अधिकारों की परिभाषा। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। कि जो राज्य द्वारा एक मनुष्य की जीने के लिए अधिकार प्रदान करता है वही अधिकार है। अधिकारों का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। कि मतलब है राज्य क्या करता है, राज्य हमें वो कार्य प्रदान करता है, ये कोई एक चीज़ प्रदान करता है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अधिकार हम उस पर कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा अधिकार है। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको सरकार ने दी है तभी जाके आप स्वतंत्र हो ना। कि हाँ अगर आपका वहाँ शोषण हो रहा होगा तो आप बोल सकते हो जाकर कि ये अधिकार का मेरा शोषण हो रहा है। तो समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, विचारकों के अनुसार अधिकार की परिभाषा। अब लॉस्की के अनुसार क्या है अधिकार की परिभाषा, ये हम देख लेते हैं। अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। कि मतलब लॉस्की कहते हैं कि ये एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना व्यक्ति अपना विकास कर ही नहीं सकता है। बारकर क्या कहते हैं कि अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित है। कि अधिकार वो चीज़ है जिसमें क्या होता है, नियम और कानून शामिल होते हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को न्याय मिल पाता है। वाइल्ड के अनुसार क्या है, कुछ विशेष कार्य को करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग को अधिकार कहते हैं। कि कोई एक विशेष आप कार्य करना चाहते हो और उसकी पूरी स्वतंत्रता है आपको, तो वो राज्य ने आपको वो स्वतंत्रता दी हुई है कि आप वो चीज़ कर सकते हो, तो वही अधिकार है। उपरोक्त परिभाषाओं की विवेचना करने पर कुछ बातें स्पष्ट होती है कि सभी विद्वान यह मानते हैं कि अधिकार मूलतः व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। अधिकार व्यक्ति के वह दावे हैं जिन्हें समाज और राष्ट्र स्वीकार करता है। अधिकार व्यक्ति की विवेकपूर्ण मांग है कि हर एक इंसान को जीने के लिए, या बोल सकते हो कि जैसे जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, खाने पीने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें अधिकार की ज़रूरत होती है एक राष्ट्र में रहने के लिए, ताकि हमें हर चीज़ की मान्यता मिल सके और हमारे साथ भेदभाव ना हो। अधिकारों का आधार स्वार्थ नहीं है, प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा रहता है, क्योंकि आप स्वयं के लिए जो चाहते हैं अन्य को भी आपको वह देना होता है। इस रूप में अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं।
कि देखिए, मान लीजिए किसी इंसान को स्वतंत्रता का अधिकार है, तो दूसरे भी इंसान को तो स्वतंत्रता का अधिकार है ना। तो आप अपनी स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता भंग कर दो या उसका शोषण करो, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी ना। तो यही मतलब है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकारों को राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। राज्य ही अधिकारों के उपयोग की सम्यक परिस्थितियों को निर्मित करता है। कि अधिकार को बनाए रखने का काम कौन करता है? सरकार करता है, उस चीज़ का संरक्षण करता है और लागू भी सरकार करवाता है। कि मान लीजिए किसी भी इंसान का स्वतंत्रता का अधिकार है और उसका शोषण किया जा रहा है, उसको वो चीज़ नहीं दी जा रही है, तो वो पूरा है, उसका हक है कि वो जाके न्यायालय में क्या कर सकता है? अपने न्याय की मांग कर सकता है। अधिकारों की प्रकृति। अधिकार मनुष्य के ऐसे दावे हैं जो उचित हो, जो समाज और कानून की नज़र में सही हो। अधिकारों का स्वरूप समय समय परिस्थितियों पर के अनुसार बदलता रहता है। समाज में उचित अथवा न्यायपूर्ण की धारणा के बिना हम अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अधिकार व्यक्ति की समाज से भी मांग होती है जिन्हें कानून सुरक्षित करता है, क्योंकि वह मांग होती है जिन्हें कानून सुरक्षित करता है तथा यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। अधिकार कभी भी असीमित निरंकुश नहीं होती है। यह व्यक्ति से कुछ नैतिक कर्तव्य की भी मांग करती है। क्या मतलब है कि मान लो आपको राज्य कोई अधिकार देता है, तो उसके बदले में वो आपसे क्या वो रखता है? वो सोचता है कि आप उस चीज़ का पालन करोगे, कर्तव्यों का पालन करोगे। तो नैतिक का मतलब होता है कि व्यवहार, आचरण, कि आपका उस कानून के प्रति, उस अधिकार के प्रति आचरण कैसा है। तो अधिकार आपको मिला है तो आप उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाओ, आप उस चीज़ के कर्तव्य का पालन करो। अधिकारों का उपयोग करते हुए व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा दूसरे के अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हों। अतः अधिकारों का उपयोग इस दृष्टिकोण से होना चाहिए कि वह व्यक्तिगत हित के साथ साथ सामाजिक हित में भी वृद्धि करे। कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक व्यक्ति को हित पहुंच रहा है, उससे उसका ही भला हो रहा है, जबकि पूरे समाज का भला होना चाहिए। तो ये भी बहुत मायने करता है कि कोई भी अधिकार जब वो सही होगा समाज के लिए, तभी वो अधिकार मान्यता मिलेगी सरकार से और वो सबके लिए हितकारी हो। अधिकारों को दो श्रेणियों में रखा गया है। पहला है नकारात्मक अधिकार और दूसरा है सकारात्मक अधिकार। राज्य में व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, उन्हें नकारात्मक अधिकार की श्रेणी में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार। यहाँ इसका अर्थ है कि यहाँ पे राज्य आएगा। राज्य की ओर से व्यक्ति की इन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। यहाँ एक नकारात्मक अधिकार है। कि विचार और अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हो? कि कोई भी टॉपिक पे मतलब आप बोल सकते हो, पूरा अधिकार है आपको कि आप अपनी बात रख सकते हो। तो यही होता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सकारात्मक अधिकार देखते हैं हम। सकारात्मक अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आत्म विकास में सहायता देने के लिए राज्य की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है। कि इसमें क्या होता है, इसमें सरकार हस्तक्षेप करता है। इसमें सरकार व्यक्ति की आत्म विकास के लिए, उसे सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करता है, जैसे कि शिक्षा देना, शिक्षा की व्यवस्था करना सकारात्मक अधिकार है। रोजगार, कानूनी सहायता देना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, सकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में आ जाता है। तो नकारात्मक से आप ये समझ सकते हो कि नकारात्मक में क्या होगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा सरकार, लेकिन सकारात्मक में क्या होगा कि हस्तक्षेप करेगा सरकार। पूंजीवादी राज्य। अब पूंजीवादी राज्य, उदारवादी राज्य में नकारात्मक अधिकारों पर विशेष बल दिया जाता है। मतलब कि जो उदारवादी है और जो पूंजीवादी है वो नकारात्मक अधिकारों को मानते हैं, और जो समाजवादी है वो सकारात्मक अधिकार को मानते हैं, और जो कल्याणकारी राज्य है, जो नए उदारवादी हैं, वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों की व्यवस्था को मानते हैं। आपका अधिकारों का औचित्य। औचित्य का मतलब होता है उचित भाव या समर्थन। तो इस संदर्भ में दो सिद्धांत प्रचलित हैं जिन्हें नीति शास्त्रीय, प्रतिष्ठा शास्त्रीय, दूसरा परिणाम या यांत्रिक सिद्धांत कहा जाता है। प्रतिष्ठा सिद्धांत का मानना है कि इंसान में कुछ अंतर्निहित विशेषताएं हैं जो अधिकारों को सम्मान करने योग्य बनाती है। इसके विपरीत यांत्रिक सिद्धांत का विश्वास है कि किसी भी अधिकार के लिए सम्मान इसलिए है क्योंकि यह हितों के अधिकतम विस्तार को पूरा करता है। क्योंकि ये क्या करता है, सब में
ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने की कोशिश करता है, सब में भलाई करने की कोशिश करता है कि जो इंसान की भलाई के लिए काम होगा वही ये करेगा। तो इस वजह से ही अधिकार के लिए क्या है, लोग सम्मान करते हैं अधिकार का। प्रतिष्ठा सिद्धांत वाले कि प्राकृतिक अधिकार को मानते हैं। सभी प्राकृतिक सिद्धांतकार यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य की कुछ ऐसी जन्मजात विशेषताएं हैं जो इन अधिकारों को उचित बनाती है। व्यक्ति की यह विशेषताएं विवेक बुद्धि पर आधारित है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आधुनिक युग में एप्सलॉक तथा दूसरे के विचारों के परिणाम स्वरूप अपनी चरम सीमा तक पहुंची है। इसके विपरीत यांत्रिक सिद्धांत का अधिकार, जो यांत्रिक सिद्धांत है वो उसका अधिकार को अपने हितों की सर्वोत्तम वितरण प्राप्त करने का एक साधन मानते हैं कि सबसे अच्छा साधन है ये लोगों में इक्वल वितरण करने का, भलाई बांटने का, कि क्या लोगों के लिए सही है क्या लोगों के लिए नहीं, ये सब में इक्वल लोगों की भलाई होगी। इसमें यह विवाद का विषय है, लेकिन यह सर्वोत्तम वितरण है क्या, यही विवाद का विषय है। अधिकारों के औचित्य में परिणामों की भूमिका में दोनों दृष्टिकोण में काफ़ी मतभेद है और इस वजह से क्या होता है कि यांत्रिक और नीति शास्त्रीय या प्रतिष्ठा सिद्धांत, इनमें क्या होता है, हमेशा मतभेद बना रहता है। कि अधिकार के प्रकार, अब अधिकार के कितने प्रकार होते हैं? अधिकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकार, दूसरा है कानूनी अधिकार, तीसरा है नैतिक अधिकार। पहला हम देखते हैं प्राकृतिक अधिकार क्या होता है। प्राकृतिक अधिकार सभी लोगों को प्रकृति या ईश्वर द्वारा दिए गए अधिकार है जिन्हें किसी भी सरकार या व्यक्ति द्वारा नकारा या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। यह प्रकृति द्वारा दिया गया अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त है। प्राकृतिक अधिकारों के प्रमुख समर्थक जॉन लॉक ने घोषणा की व्यक्ति कुछ जन्मजात अधिकारों के साथ पैदा होता है। यह अधिकार रखती है में अंतर्निहित होते हैं कि मतलब वो किस चीज़ का अधिकार रखता है, इन सब चीज़ों में वो समाहित होता है। रूसो का क्या कहना है कि प्राकृतिक अधिकार वह जिनके लिए व्यक्ति राज्य पर निर्भर नहीं बल्कि राज्य का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। कि राज्य का निर्माण या सरकार का निर्माण क्यों हुआ है, ताकि वो अधिकारों की रक्षा कर सके, ऐसा मानना है रूसो का। हमने क्या देखा कि प्राकृतिक अधिकार होता क्या है। अब हम देखेंगे कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है। तो जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत क्या है। जॉन लॉक का राजदर्शन के इतिहास को सबसे बड़ी देन उसके प्राकृतिक अधिकार, विशेषकर संपत्ति का अधिकार है। यह धारणा जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन का सार है। जॉन लॉक के सभी सिद्धांत किसी न किसी रूप में जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य एक विवेकशील, नैतिक तथा सामाजिक प्राणी है। इस कारण सभी मनुष्य अपने साथी व मित्रों के साथ सुख शांति और सौहार्दपूर्ण भाव से रहते हैं। जॉन लॉक ने एक ऐसी अवस्था की कल्पना की है जिसमें सभी व्यक्ति शांतिमय तरीके से राज्य के बिना ही रहते हैं। जॉन लॉक इसे प्राकृतिक अवस्था कहता था। जॉन लॉक ने इस अवस्था को सद्भावना, पारस्परिक सहयोग, संरक्षण और शांति की व्याख्या बताया है। जॉन लॉक की यह अवस्था राजनीतिक समाज से पूर्व की अवस्था है कि जब राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी तब क्या था कि सभी लोग शांति से रहते थे और सभी एक दूसरे का सहयोग करते थे, सद्भावना रखते थे एक दूसरे के लिए। तो ये सब कब था, जब हम जन्मजात, हम जब पहले थे, जब ये कोई भी कानून नहीं था। इसमें मानव विवेक कार्य करता है, इसमें मानव जो है विवेक से कार्य करता है। मनुष्य को ईश्वर ने विवेक प्रदान किया है, अतः प्रकृति के कानून के अनुसार काम करना सभी स्वाभाविक कर्तव्य है। कि प्रकृति ने जो हमें विवेक दिया है उससे कार्य करना ही मनुष्य के क्या है, स्वभाव है। इन प्राकृतिक कानूनों द्वारा ही व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि लोगों को प्राकृतिक कानून की वजह से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त आधुनिक होते हैं। युग में साधारणतः यह माना जाता था कि व्यक्ति को अधिकार समाज और राज्य से प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जॉन लॉक की मान्यता है कि व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उसके पैदाइशी अधिकार है। ये अधिकार अलंघ्य होते हैं। राज्य बनने से पहले भी व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों के तहत अधिकार प्राप्त थे। कि जब ये राज्य नहीं था तभी भी ये सारे अधिकार जो थे मनुष्य को प्राप्त थे।
प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने इन अधिकारों को अधिक प्रभावशाली, सुरक्षित और इनके प्रयोग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य बनाया कि जो भी ये अधिकार का उल्लंघन करेगा या कोई मान लो कि उसका अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसका सुरक्षा कौन करेगा? उसके अधिकार का सुरक्षा करने के लिए ही राज्य को बनाया गया है, ऐसा कहा है जॉन लॉक ने। जॉन लॉक राज्य से पहले भी प्राकृतिक अवस्था में संगठित समाज का अस्तित्व स्वीकारता है। जॉन लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में इस संगठित समाज के पीछे प्राकृतिक कानून का सिद्धांत था, जो स्वयं विवेक पर आधारित था। प्राकृतिक कानून और अधिकार ईश्वर द्वारा बनाई गई नैतिक व्यवस्थाएं हैं। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। कि जॉन लॉक कहते हैं कि जो जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता है और जो संपत्ति का अधिकार है, ये सारे उसके प्राकृतिक अधिकार होते हैं। जॉन लॉक के अनुसार हर व्यक्ति के पास कुछ प्राकृतिक, कभी न छोड़े जाने वाले मूलभूत अधिकार होते हैं जिन्हें कोई छू नहीं सकता, चाहे वह राज्य हो या समाज या कोई अन्य व्यक्ति। ये प्राकृतिक अधिकार हर सामाजिक, प्राकृतिक, कानूनी तथा राजनीतिक व्यवस्था में सर्वमान्य होते हैं कि सभी को ये माना जाएगा कि कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं है। प्राकृतिक अधिकार सभी को मानना पड़ेगा। जॉन लॉक ने कहा कि जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार जन्मसिद्ध और स्वाभाविक होने के कारण समाज की सृष्टि नहीं है, कि समाज ने इसको नहीं बनाया है। मनुष्य इन अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक, समाज या राज्य का निर्माण करते हैं। कि अधिकार ऑलरेडी पहले से ही थे, लेकिन इनकी रक्षा करने के लिए राज्य को बनाया गया है, ये मतलब है। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में भी स्वभाव से प्राकृतिक कानून का पालन करते थे। ये 3 अधिकार है कि ये 3 अधिकार है जिनका मनुष्य प्राकृतिक कानून के तौर पे पालन किया करते थे। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। तो जीवन का अधिकार देखते हैं। मनुष्य को जीवन का अधिकार प्राकृतिक कानून से प्राप्त होता है। जॉन लॉक की धारणा है कि आत्मरक्षा व्यक्ति की सर्वोत्तम प्रवृत्ति है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित रखने का निरंतर प्रयास करता है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? जॉन लॉक के अनुसार क्योंकि सभी मनुष्य एक ही सृष्टि की कृति हैं, इसलिए वह सब समान और स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता प्राकृतिक कानून की सीमाओं के अंतर्गत होती है, कि जो प्राकृतिक कानून होता है इसके अंतर्गत ही स्वतंत्रता आती है। थर्ड है संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को एक महत्वपूर्ण अधिकार माना है। जॉन लॉक के अनुसार संपत्ति की सुरक्षा का विचार ही मनुष्य को यह प्रेरणा देता है कि वह प्राकृतिक दशा का त्याग करके समाज की स्थापना करे। कि जब उसके पास संपत्ति का अधिकार होगा तो वो क्या करेगा? लोगों की भलाई का काम करेगा, समाज की, अच्छे समाज की स्थापना करने में मदद करेगा। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। जॉन लॉक ने इस अधिकार को जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार से भी महत्वपूर्ण माना है। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार का विस्तार से प्रतिपादन किया है। संकुचित अर्थ में जॉन लॉक ने केवल निजी संपत्ति के अधिकारों की ही व्याख्या की है। व्यापक अर्थ में जॉन लॉक ने जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकारों को भी संपत्तिक अधिकार में शामिल किया है, कि उनका जो निजी संपत्ति होगा उसका अधिकार है उनको, कि उनको क्या हो कि पूरा अधिकार हो कि वो संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। ये बोला है जॉन लॉक। देखिए प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना। अब जो जॉन लॉक ने बताया था हमें, तो उसकी प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की गई। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की विभिन्न विचारकों द्वारा आलोचना की गई। बेथम ने ऐसे सभी अधिकारों की आलोचना की है जो राज्य से पहले हैं या उसके विरुद्ध है, कि वो सारे अधिकारों की आलोचना की बेथम ने जो कहीं ना कहीं राज्य से पहले थे, कि जब राज्य नहीं था, जब सरकार नहीं था, उससे पहले जो अधिकार लोगों को मिले हुए थे उसकी आलोचना की बेथम ने। प्राकृतिक अधिकारों की निम्न आधार पर भी आलोचना की जाती है। यदि व्यक्ति के अधिकार असीमित और निरंकुश है तो हम व्यक्ति और समाज के विरोधाभास को हल नहीं कर सकते हैं। कि अगर सब में समान वो होगा, सबको समान क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा, तो क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वो निरंकुश हो जाएगा और असीमित हो जाएगा उसका अधिकार। जैसे उदाहरण के लिए अकाल
अथवा महामारी की स्थिति में यदि एक व्यक्ति अनाज इकट्ठा कर लेता है और मांगने पर भी दूसरे को नहीं देता है तो इसकी वजह से दूसरे के जीवन के अधिकार का हनन हो सकता है। और यदि लोग जबरदस्ती छीन ले तो उसका संपत्ति का अधिकार खतरे में आ जाता है। अर्थात यदि दो प्राकृतिक अधिकार आपस में टकरा जाए तो उनके समाधान का कोई नियम ही नहीं बना है। तो आपको समझ आ गया होगा। ये विभिन्न विचारकों में प्राकृतिक का अर्थ से लेकर भी आलोचना की है। इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति प्रकृति का कुछ भी अर्थ लगा सकता है, जैसे कि प्राकृतिक ब्राह्मण के अर्थ में इस संसार के गैर मानवीय भाग के रूप में इत्यादि। कि मतलब जो वो ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति का अर्थ ये है कि हम ब्राह्मण हैं, कि कोई भी जाति का इंसान ये बोल सकता है कि मुझे प्रकृति की तरफ से ये अधिकार मिला हुआ है कि मैं ऊंची जाति का हूँ या मैं नीची जाति का हूँ। तो ये सारा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो ऐसा बोला है। देखिए, परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अधिकारों की धारणा विभिन्न रूपों में अस्पष्ट सी रही है। कोई भी अधिकार बिना किसी कानून के नहीं हो सकती है। अधिकार कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा भी करती है कि अगर आपको वो चीज़ का अधिकार मिला है तो आपका ये भी अधिकार है कि आप दूसरे के भी अधिकार को खत्म ना करें, भंग ना करें। यह कुछ मानवीय संबंधों का निर्माण भी करते हैं जिन पर कर्तव्य टिके हुए रहते हैं। ग्रीन लिखते हैं कि प्रत्येक अधिकार को अपना और औचित्य समाज के कुछ ऐसे लक्ष्यों के संदर्भ में सिद्ध करना होते हैं जिनके बिना अधिकारों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कि कुछ ऐसे चीज़ों को रखना चाहिए जो सच में ज़रूरी की चीज़ है, जिसकी वजह से इंसान को नुकसान हो सकता है, तो वो उस चीज़ का अधिकार बनाना ज़रूरी है या नहीं, ये सारी चीज़ें देख कर ही अधिकार बनाने चाहिए। नेक्स्ट है कानूनी अधिकार। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार की राज्य देन है कि जो अधिकार है वो राज्य की देन है। ये वे अधिकार है जिन्हें राज्य कानूनी रूप से व्यक्तियों को प्राप्त या उपलब्ध कराता है। लिकॉक के शब्दों में ये एक नागरिक को दूसरे नागरिक के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का पालन कराने की व्यवस्था राज्य कानून द्वारा करता है। इनका उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध माना जाता है। कानूनी अधिकार के सिद्धांत की 3 विशेषताएं होती है। पहला है राज्य अधिकारों को परिभाषित करता है और उन्हें एक मान्यता के रूप में सुनिश्चित करता है। अधिकार राज्य के पहले नहीं बल्कि राज्य ही अधिकार का स्रोत है। माना है कि जो अधिकार है वो राज्य के पहले नहीं थे, जबकि जब राज्य आ गया है तो वो एक राज्य का एक स्रोत है अधिकार। सेकेंड है राज्य वो कानूनी और संस्था का ढांचा भी प्रदान करता है। कि जो राज्य है वो कानूनी और संस्था का ढांचा प्रदान करता है जो इन अधिकारों के उपयोग के लिए आवश्यक होता है और राज्य इन अधिकारों को लागू भी करता है। थर्ड है अधिकार की रचना और कार्यान्वयन। कार्यान्वयन का मतलब होता है लागू करवाना। राज्य करता है, अतः जब भी कानून में परिवर्तन आता है तो अधिकारों में भी परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार बाद में बदल दिया गया। क्या मतलब है कि आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार है, हमें पहले दिया गया था, अब जाके बदल दिया गया है, उसे रद्द कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही इंसान कलेक्ट कर लेगा संपत्ति, वो सोचेगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है और वो मेरा पूरा हक है उस चीज़ पे, संपत्ति के अधिकार पे, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा कि दूसरे के साथ भेदभाव हो जाएगा। तो इसलिए संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया। कानूनी अधिकार की आलोचना। कानूनी अधिकार की आलोचना अब की गई। कानूनी अधिकारों की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उस सिद्धांत ने सभी अधिकारों को अपनी सिद्धांत में शामिल नहीं किया है। यह केवल उन्हीं अधिकारों का वर्णन करता है जिन्हें राज्य अपने कानून से मान्यता तथा सुरक्षा प्रदान कर चुका है। यह सिद्धांत इस दृष्टिकोण से अधूरा है कि इसने यह बात स्पष्ट नहीं की है कि जिन अधिकारों को सुरक्षित किया जा रहा है वह वास्तव में उचित है या न्याय संगत है अथवा उन्हें सचमुच मान्यता दी जानी चाहिए या नहीं। यह सिद्धांत मानकर चलता है कि राज्य ने जिसे मान्यता दे दी केवल वही उचित है। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए लॉस्की ने लिखा है, लोग अधिकारों का प्रयोग केवल राज्य के सदस्य के रूप में नहीं करते बल्कि समाज के सदस्य के रूप में भी करते हैं। अधिकारों को राज्य तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं करता है, राज्य केवल उन्हें मान्यता और संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात अधिकारों का अस्तित्व रहता ही नहीं है, चाहे राज्य उन्हें मान्यता दे या ना दे। यदि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को ही सर्वोपरि मान लिया जाए तो राज्य के विरुद्ध अधिकार ही नहीं होगा। इससे राज्य निरंकुश रूप धारण कर सकता है। कि
आप देखिए कि कोई भी अधिकार होता है वो कानून के थ्रू होता है, और कानून कौन बनाता है? सरकार बनाता है। तो सरकार के खिलाफ तो कोई अधिकार हुआ ही नहीं। तो इस वजह से कानूनी अधिकार का क्या किया गया, आलोचना किया गया है कि जो अधिकार सरकार बनाती है क्या वो सही है भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें में लोगों को भी इंटरफेयर करना चाहिए। नैतिक अधिकार। अब नैतिक अधिकार क्या होता है? इसे आप मोरल राइट्स भी कह सकते हो। नैतिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। अनेक विचारकों के द्वारा इन्हें अधिकार के रूप में ही स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि वह अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। इन धर्मशास्त्र, जनमत या आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकृति किया जाता है और राज्य के कानूनों से इनका कोई संबंध नहीं होता है। इसमें यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य अपने सहज विवेक की सहायता से उचित और अनुचित तथा शुभ और लाभ में अंतर कर सकता है। जो व्यवस्था उचित और शुभ के अनुरूप हो उससे जुड़े अधिकार ही सही अर्थ में अधिकार माने जाएंगे। जब किसी अधिकार को नैतिक भावना से प्रेरित होकर अपनाया जाता है तो उसे अधिकार को नैतिक अधिकार कहा जाता है। अधिकार तथा दायित्व ये दोनों शब्दों की अपनी अपनी अलग व्याख्या है, लेकिन हमें प्राय ये दोनों शब्द एक ही समय में देखने को मिलते हैं। अधिकार तथा दायित्व एक ऐसा एहसास है जो हमेशा एक परिस्थिति में एक दूसरे के विपरीत अर्थों में रहते हैं। वैसे ये दोनों शब्द एक दूसरे के साथ ही सार्थक माने जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको किसी परिस्थिति से संबंधित कुछ अधिकार मिलते हैं तब आपको उसके साथ कुछ दायित्व भी मिलते हैं जो हमें हर हाल में निभाने होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि उसे किसी काम का केवल अधिकार दिया जाए और उसका दायित्व उसे ना निभाना पड़े तो यह कभी भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग यह सोचते हैं कि किसी काम या वस्तु, यहाँ पे वस्तु आएगा, वस्तु का अधिकार मिलना एक अलग बात है और उससे संबंधित दायित्व एक अलग चीज़ होती है, किंतु यह सत्य नहीं है। जब भी हमें कोई अधिकार मिलता है तो उस अधिकार के साथ साथ हमें निश्चित रूप से उसका संपूर्ण दायित्व या जिम्मेदारी भी पूरी करनी होती है। मतलब कि अधिकार या कर्तव्य भी आप बोल सकते हो कि अधिकार अगर आपको किसी चीज़ की मिलेगी तो आपको उस चीज़ का कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा। तो यही आपका अधिकार तथा दायित्व। आगे देखिए, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे जब आपको किसी संस्थान में, किसी कंपनी में किसी पद पर नियुक्त किया जाता है तो उस पद से संबंधित आपको कई अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन साथ ही आपको अपनी कंपनी के कुछ काम भी समय पर पूरे करने होते हैं, जो कि उस पद के लिए दायित्व ही होते हैं, जो आपको हर हाल में पूर्ण करने होते हैं। यदि आप केवल अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं तथा अपने दायित्व को पूरा नहीं करते हैं तो आप ज़्यादा समय तक उस पद पर नहीं टिक पाएंगे। अगर संक्षेप में कहा जाए तो अधिकार का सही अर्थ वह शक्ति है या वह ताकत है जो हमें दायित्व या जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मिली होती है। अतः यह भूल जाइए कि बिना दायित्व का जिम्मा आपको किसी अधिकार मिल सकता है, और यदि ऐसा होता है तो यह व्यक्ति को गैर जिम्मेदार या निकम्मा बना सकता है। आगे देखिए, यदि किसी व्यक्ति को बिना दायित्व के अधिकार दे दिया जाए तो निश्चय ही वह उनका दुरुपयोग करता है। परिस्थिति या हालात इस बात को तय करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी से संबंधित अधिकार या दायित्व का अनुपात कितना होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि अधिकार तथा दायित्व का यह नियम हर किसी के लिए एक जैसा हो। यह प्राय निर्भर करता है कि इनको धारण करने वाला व्यक्ति कितना योग्य है कि उस चीज़ का दायित्व वो निभा सकता है या नहीं, उस पर ही निर्भर करता है कि उसका अधिकार क्या है। बहस का विषय मानव अधिकार, सार्वभौमिकता तथा सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानव अधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार हैं। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अस्तित्व में की। कि जो सार्वभौमिक मानवाधिकार की जो सार्वभौमिकता है ये कब किया था? 10 दिसंबर 1948 में किया था। इस घोषणा में राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
वह इन अधिकारों को अपने संविधान या अधिनियमों के द्वारा मान्यता देने और क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर हुए। राज्यों ने उन्हें अपनी विधि में प्रवर्तनीय अधिकार का दर्जा दिया कि हर एक राज्य ने क्या किया, मानवाधिकार की सार्वभौमिकता को अपनाया। सार्वभौमिकतावादी और सापेक्षवादी दोनों इस बात से सहमत हैं कि मुख्य मुद्दा यह है कि क्या मानव अधिकार पश्चिमी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, परंतु इसका उत्तर अलग अलग देते हैं। लेकिन इस सवाल का उत्तर है सापेक्षवाद और सार्वभौमिकवादी, वो दोनों अलग अलग देते हैं। फर्स्ट है, मानव अधिकार सार्वभौमिक है। अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में 3 पीढ़ी के अधिकार निहित है। प्रथम है नागरिक राजनीतिक अधिकार, दूसरा है सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार, तीसरा है सामूहिक अधिकार और सामुदायिक अधिकार, जैसे रास्तों का विकास, स्वच्छ पर्यावरण अधिकार। ये सारे क्या है, सार्वभौमिक अधिकार है। इन अधिकारों को सार्वभौमिक अधिकार कहा जाता है। घोषणा पत्र में निहित की गई मानव अधिकारों की मूल धारणा यह थी कि यह सभी अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के हैं, चाहे उसकी समाज में स्थिति कैसी भी हो। सार्वभौमिकता की यह धारणा मानव अधिकार का आधार है कि जो सार्वभौमिकता है वो एक अधिकार का आधार है। सार्वभौमिकवादी लेखकों का मानना है कि कम से कम कुछ नैतिक निर्णय सर्वव्यापक दृष्टिकोण से वैध होते हैं। सार्वभौमिकता से अभिप्राय है कि यह किसी देश अथवा समाज की सांस्कृतिक सीमाओं से बंधे हुए नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में अगर वो कानून है तो इस देश में नहीं होगा। कि सार्वभौमिकता का मतलब भी यही चीज़ होता है कि पूरे वर्ल्ड के लिए है ये चीज़। तो ये सीमा से बंधे हुए बिल्कुल भी नहीं होते हैं और ना ही उनके द्वारा सीमित अथवा रद्द किए जा सकते, ना ही वहाँ की सरकार उसे रद्द कर सकती है। मानव अधिकार के आधुनिक सार्वभौमिक सिद्धांत को प्राकृतिक कानून, न्याय, अन्याय, विरुद्ध प्रतिक्रिया, प्रतिष्ठा, समानता, सम्मान अथवा मानवीय चिंताओं पर आधारित किया जाता है। आगे देखिए, आधारित किया जा सकता है। विशेष बात यह है कि मानव अधिकारों की यह सर्वव्यापी धारणा पश्चिमी दर्शन एवं मूल्यों तथा व्यक्तिवाद पर आधारित है। संक्षेप में इस सिद्धांत को इस प्रकार समझा जा सकता है कि क्या मतलब है कि जो ज़्यादातर मानते हैं कि ये जो जितनी भी अधिकार है ना, सार्वभौमिकता जो अधिकार है वो पश्चिम देश से आ चुका है। तो फर्स्ट है, सभी लोगों के अधिकार उनकी मानवता के गुणों के परिणाम स्वरूप हैं। सेकेंड है, व्यक्ति के अधिकार उसके लिंग, राष्ट्रीयता अथवा प्रजाति उत्पत्ति के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, कि उसके लिंग और राष्ट्रीयता की वो कौन से देश का है, वो फीमेल है कि मेल है, इन सब चीज़ों पे, वो कौन से जात का, इन सब चीज़ों पे निर्भर नहीं करता है अधिकार। मानव अधिकार सर्वव्यापी है और यह सर्वोच्च नैतिक अधिकार है, अतः इन अधिकारों को किसी व्यक्ति अथवा संस्था के अधीन नहीं किया जा सकता है, कि कोई भी कानून इसे रोक नहीं सकता है, कि उसका हनन नहीं कर सकता है कोई भी कानून, राज्य उसको उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। सभी को मानव का जो सार्वभौमिक अधिकार है वो मिला हुआ है, तो वो सबके लिए है। सेकेंड है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता की आलोचना के एक महत्वपूर्ण पहलू को सांस्कृतिक सापेक्षवाद के नाम से जाना जाता है। कि हमने पढ़ा कि जो मानव के अधिकार सार्वभौमिकता थी उसकी आलोचना करते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद वाले। इनका मानना है कि ऐसा कोई सार्वभौमिक अथवा निष्पक्ष मानदंड नहीं है जिससे दूसरों को नापा जा सके। सापेक्षवाद की धारणा ग्रीक सोफिस्ट प्रोटागोरस द्वारा आरंभ की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के समक्ष सांस्कृतिक सापेक्षवाद विवाद का मुद्दा पिछले कुछ दशकों से ही उभरा है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मानना है कि विभिन्न संस्कृतियों में अजय विभिन्नता है, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति एक अद्वितीय संपूर्णता होती है। कि सभी उसमें देश में क्या होता है, अलग अलग संस्कृति होती है, उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग कल्चरल वो अलग होते हैं। सापेक्षवादी कहते हैं कि विभिन्न संस्कृतियाँ इतनी भिन्न तथा व्यापक प्राथमिकताओं, नैतिकता, प्रवृत्ति तथा मूल्यांकन उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कोई भी मानव अधिकार सिद्धांत स्वयं सिद्ध अथवा सभी स्थानों एवं सभी के लिए सार्वभौमिकता नहीं हो सकती है। कि मान लीजिए कि पश्चिम से बहुत सारे अधिकार आए हैं, तो पश्चिम की संस्कृति अलग है और हमारी संस्कृति अलग है, तो जरूरी नहीं है ना कि जो उनको अधिकार की जरूरत है वो अधिकार की जरूरत हमें भी हो। तो ऐसा कहना है। वीडियो में आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 पार्ट 4 में आया था अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये चारों टॉपिक
हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम यूनिट 3 का करेंगे, उसके बाद आपका ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ केस स्टडी पॉइंट लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।